क्वेश्चन में बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो पहले में यहाँ पे दो चीज समझनी है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव और दूसरा हमें दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमें पता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो मतलब क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का, देखो एंड में हो सकता है तुम्हारे पास दो वैल्यू आएंगी एक्स की, ठीक है। एंड में क्या होगा, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, तो हो सकता है उसमें से एक नेगेटिव आए। तो तुम क्या कहोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर और एक आगे मानो एक वैल्यू सपोज करो आ गई कि -5 आ गई, तो तुम क्या बोलोगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और आ क्या गया तुम्हारा नेगेटिव, तो तुम उसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। समझ रहे हो, कई बार नहीं होता है, सिर्फ इंटीजर होगा। अगर इंटीजर होगा तो फिर -5 भी सही आंसर है, क्लियर है। नेगेटिव वाले भी सही हो जाएंगे। तो तुम्हें हमेशा ध्यान देना है वो बोल क्या रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है या फिर सिर्फ इंटीजर है। अगर सिर्फ इंटीजर है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सही हो सकते हैं। अब ध्यान देते हैं इस वर्ड पे, यहाँ पे लिखा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नंबर 2 है तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 2 का 3 होगा। मैं बोलूं मेरे पास नंबर है 10, तो 10 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 11 होगा। यानी कि उससे जो भी अगला नंबर होगा वो उसका क्या कहलाया जाता है, कॉन्जिक्यूटिव कहलाया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी वो कह रहे हैं हाँ कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है, 304। तो हम लेके चलते हैं, देखो लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1। तो हमने दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, एक x, तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका अगला नंबर x plus 1। अब आगे क्या कहना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो भाई वो बोल रहे हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 306 के, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होगा 306। क्या बन के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सिर्फ ये बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, आंसर नहीं पूछ रहे अभी इस क्वेश्चन में। तो यहां तक हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, लिखो। तो उन्होंने तो यहीं तक बोला है कि तुम इक्वेशन को फॉर्म करो, अगर इससे आगे हमें आंसर निकालना है, क्लियर है। तो देखो कैसे निकलेगा, ए की मल्टीप्लाई कराओ सी से। ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है यानी कि 1, और सी की वैल्यू क्या है, -306। मैंने तुम्हें बताया था विदाउट साइन मल्टीप्लाई कराना, यानी कि सिर्फ 306 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो क्या आएगा, 306। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए, 306। और फिर हम क्या देखते हैं, ये वाला साइन देखते हैं, ये नेगेटिव है तो माइनस करके उन्हीं दो नंबर को माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 306 आए और माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। अब देखो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एंड में 6 आ रहा है और ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे, समझ रहे हो, जिनमें क्या होगा, देखो डिफरेंस तो क्या हो, -1 का, और एंड में 6 आता हो, क्लियर है। तो खुद बताओ, मैं तुम्हें पूरा नंबर ढूंढने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बोल रहा हूं कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें मल्टीप्लाई करके 6 है, समझ रहे हो। यानी कि यूनिट डिजिट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो एक तरीके से, अगर मैं लिख रहा हूँ 21 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 26, तो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ देखो 1 और जब 6 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आएगा। यानी जो नंबर ये एंड में सॉल्यूशन दे रहा होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा, जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी, कंफर्म होगा कि नहीं होगा ये बताओ।
सही बात है ना। तो यस सर। इसमें अगर तुम्हें थोड़ा इजी करना चाह रहे हो तो अपने दिमाग को इसी तरीके से चलाना कि हमें लास्ट वाले नंबर पे ध्यान देना है, यानी कि 6 कैसे आ सकता है। अब देखो मैं ये नंबर अगर सोचूं कि भाई इसमें 6 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है 21 26 का, 5 का डिफरेंस है, हमें डिफरेंस क्या चाहिए, 1 का डिफरेंस चाहिए। समझ रहे हो। तो नंबर देखो मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूं, यहाँ पे क्या है कुछ भी हो सकता है, 12 13, ठीक है, और क्या हो जाए 22 23 32 33, वो अलग बात है। बस मुझे ये देखना है, देखो यहाँ पे जो है नंबर 2 और ये 3, हाँ ये 6 दे देगा, और इसमें डिफरेंस भी कितने का है, कोई भी नंबर ले लो ना यहाँ पे, अगर तुम 12 लोगे या 13 लोगे, 22 लोगे या 23 लोगे, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, देखो फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड में तो 6 आ रहा था, क्लियर है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस था नंबर में वो 5 का था, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो ये भी नंबर हो सकता है कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करके बाद में देखेंगे और समझते हैं। यहाँ पे अगर 3 हो और 4 हो अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि 12 आएगा यानी कि एंड में आएगा 2, समझ रहे हो। 3 4 की जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तुम 13 लो, 14 लो, 23 लो, 24 लो, तो एंड में 2 आएगा, इतना कंफर्म है। जो यूनिट डिजिट होती हैं वो डिपेंड करती हैं जिस नंबर की तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी यूनिट डिजिट क्या है। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा और एंड में 3 है तो यूनिट डिजिट क्या हो गई 3, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो गई 4, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 आएगा। मल्टीप्लाई करो वैसे तो 12 है, लेकिन 1 तुम कैरी में डालोगे तो 2 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इजी हो जाएगा आगे अब तुम्हारा काम। अगर एंड में 4 और 5 हो, उससे पहले कुछ भी नंबर हो, हमें मतलब नहीं, तो देखो आता है एंड में 0, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0, वो भी हमें नहीं चाहिए। 5 और 6 है तब भी क्या आएगा 0, 6 और 7 है तो क्या आएगा जी 2 आएगा, 7 और 8 है तो क्या आएगा, 7 8 में आएगा तुम्हारा 6, 56 होता है, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो देखो 6 के दो ही केस हैं, दो नहीं 3 केस है, ये तो फेल हो गया क्योंकि डिफरेंस 5 है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा आता है यहाँ पे 5x होता तो तुरंत तुम ये वाला अप्लाई कर देते। यहाँ पे हो सकता है 21 26 करके ना है, क्या पता 11 और 16 करके आ जाए, 31 और 36 करके आ जाए, 41 या फिर 46 करके आ जाए, वो डिपेंड करेगा आ क्या रहा है। समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है यूनिट डिजिट कैसे हो सकता है। तो भाई ये तो फेल कर गया अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि डिफरेंस 5 का है, ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। देखो इनमें डिफरेंस कितना है 1 का, या तो तुम 17 18 लिखोगे, 27 28 लिखोगे, 37 38 लिखोगे। ये बात बताओ समझ में आई तुम्हें या फिर नहीं। सर आ गई। आ गई, क्योंकि बच्चे देखो अभी इस चैप्टर में परेशान कहाँ होते हैं, वो इक्वेशन बना लेते हैं, वो यहाँ अटक जाते हैं और एग्जाम में होपलेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, उन्हें लगता है कि नहीं आ रही इक्वेशन, नहीं आ पा रही, सॉरी आंसर नहीं आ पा रहा, समझ नहीं आ रहा कौन कौन सी वैल्यू लें। तो तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर तुम ये सीख गए तो बहुत ईजी है। तो मैं ये वाला केस लूंगा और ये वाला लूंगा, ठीक है, 7 8 और 2 3 वाला, इनमें से ही कुछ ना कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये नंबर ले लिए मैंने, डिफरेंस कितना है 1 का है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल में थोड़ा टाइम लगेगा। वह डिफरेंस 1 का है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 3 और ये कितना हो गया 156। आ नहीं रहा बोर्ड पे, इसका आंसर आया 156, तो भाई 156 तो नहीं है ये। ठीक है, कब आया है, जब हमने मल्टीप्लाई कराई 12 और 13 की। ठीक है, अब तुम मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे 22 और 23 की, तो देखो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो तुम क्या लिखोगे, ये 6 4 और ये 6 4, ये आ गया बड़ा। खुद देखो ना ये नंबर क्या आ गया 506 आ जाएगा, बड़ा आ गया। अब तुम यहाँ पे क्या कोशिश करोगे 33 और 32 की, तो वो और भी बड़ा नंबर आएगा, यानी कि ये वाला भी तुम्हारा फेल हो गया। यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं, लास्ट डिजिट में जो था यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या था 2 और 3 वाला, इससे भी नहीं आ पाएगा। तो बचा हमारा क्या, यहाँ पे 7 हो और 8 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख के देख लो भाई, क्लियर है, 18 और 17, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यही है, 18 की मल्टीप्लाई 17 से करो 306 आता है। सही है,
करके देख लेते हैं अगर किसी को डाउट है तो देखो क्या हो गया, 6 यहाँ पे आ जाएगा 5 और 7 और 5 ये आ गया जी 12 तुम्हारा, 8 और 1 दिख रहा है बोर्ड पे, ये आ जाएगा ना, आ गया 306, पता चल गया हमें। कई बार क्या होता है बच्चे लगे रहते हैं, उनकी भी मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं जिनसे आएगा ही नहीं। कैसे, मानो एक बच्चे ने ट्राई करना शुरू करा 15 16, उसने कहा इनका डिफरेंस 1 है, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ ये आता है कि नहीं, तो हेलो सर, देखो ये सर आवाज नहीं आ मल्टीप्लाई रही आपकी? करना, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग बताना आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आ रही है। आ रही है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये करके देखते हैं 15 और 16, इनमें जो डिफरेंस है 1 का है, क्या पता आ जाए। अरे भाई कहाँ से आ जाएगा, थोड़ा दिमाग तो लगा। ये क्या होगा, जब तुम सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा तो ये आ गया 30, और तुम्हें पता है यहाँ पे तो तुम्हारा क्रॉस ही लगना है, यानी आखिरी वैल्यू तुम्हारी 0 ही आएगी, तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसे ट्राई करना भी क्या है, अपना ही टाइम खोने के बराबर है। धीरे धीरे करोगे तुम, सब तुम्हें समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17, क्योंकि माइनस करके आना चाहिए 1, और इन्हीं का मल्टीप्लाई क्या होगा, -306। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x प्लस सॉरी -306। अब यहाँ से क्या है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या करो भाई, x कॉमन ले लेते हैं, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 18। अब कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ से क्या कॉमन ले, मुझे याद नहीं है 17 का टेबल याद नहीं उसे, इस तरीके से। तो क्या करो, देखो जो ब्रैकेट में है ना वो सेम ही आएगा यहाँ पे अंदर भी, यानी कितना आएगा, x प्लस 18 आएगा। तो खुद सोच के बताओ, इस वैल्यू से ही तो x अंदर बचा होगा, यानी क्या कॉमन लिया तुमने, -17। तो अगला तो बिना सोचे समझे बना दिया करो, तो खुद ही पता चल जाता है। बस ये सही होना चाहिए, अगर ये गलत तुमने कॉमन शुरू में ही गलत लिया है तो वो फिर आगे भी गलत ही जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा x प्लस 18 x माइनस 17, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, या फिर दोनों हो सकते हैं 0, समझ रहे हो, तभी तो प्रोडक्ट 0 बनेगा। मैं लिखूं 5 इंटू 0 तो क्या आ गया 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 0 0। तो यही 3 केस हैं, या तो इनमें से ये वाली सेकंड वैल्यू 0 है, या फिर फर्स्ट वाली वैल्यू 0 है, या फिर दोनों 0 है। ठीक है, अगर सेकंड 0 है तो ये फिर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा। तो हम लिख रहे हैं x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -18, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी 17। बताओ अब इसके दोनों आंसर होंगे कि एक होगा, सर दोनों। दोनों होंगे, सही कह रही है ये अक्षत, अक्षत बता। सर तो सर एक ही होगा कौन सा, सर, इसमें तो और लगाओ तो कोई भी लिख सकते हैं। नहीं क्या होता है देख, हमें क्वेश्चन से देखना होता है। मैंने तुम्हें समझाया तो, या तो ये होगा या ये होगा, क्या पता दोनों ही 0 हो, यहाँ पे ये 0 लिखा है ना, क्या पता दोनों ही 0, और तो मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा तो फिर मतलब हो गया कि दोनों ही है 100%, और का मतलब है या तो ये या ये, एंड में ये बोल सकते हैं दोनों। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताओ, अगर तुम बोल रहे हो कि इसका आंसर एक ही ठीक है यहाँ पे x की वैल्यू, तो वो कौन से वाली रही होगी, -18 की 17? अच्छा एक काम करो, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो। सर 17 -18 क्यों नहीं, सर ये कौन सी सर किताब क्योंकि है? ऊपर पॉजिटिव इंटीजर बोला है। पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। किसी का आंसर आया कि कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, भाई ये तो अलग अलग आएंगे ना। इनमें से अगर हमारे पास, हम क्वेश्चन में देखेंगे उसने बोला क्या था, उसने बोला था जो भी दो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव है उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 306 आ रहा है। ठीक है,
उसने बोला वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो भाई यहाँ पे हमने जो x लिया है वो हमने देखो क्या लिया है, हमने लिया है जो x है ना वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है x और x+1 वो हमारे पास दो नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन कैसे भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो नेगेटिव इंटीजर है ना, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 17। तो हमारे जो दो नंबर है वो क्या है, एक तो x तो 17 हो गया, दूसरा नंबर हमने क्या बोला, x+1, यानी दूसरा नंबर हो जाएगा 18। समझ रहे हो, यहां से हमारे पास आंसर आ गया x की वैल्यू 17, तो x+1 क्या होगा, 18 होगा अगला नंबर। समझ रहे हो, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, ये तो भाई रिजेक्ट हो गया हमारा, रिजेक्टेड, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 17। क्लियर है, आगे क्या लिखोगे तुम, हेंस टू हेंस ऐसे लिखना, रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमें चाहिए थे, हेंस रिक्वायर्ड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, आ रहा है ना बोर्ड पे, आर 17 एंड, यहाँ पे ऐसे लिख लेना x+1 17 एंड 80। ठीक है, क्यों लिखवाया मैंने ऐसा, कई बार बच्चे सोच लेता है कि ये जो 18 है ये हमने ये लिख दिया इसका माइनस हटा के, ऐसे नहीं है। हमारे x की वैल्यू है ये 17, तो अगला नंबर है x+1, इसलिए 18, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया ताकि बाद में तुम्हें कोई डाउट ना रहे। हर्षवर्धन अब बता भाई, ऑडियो आ रहा है साफ? यस सर, आपका आ रहा है, मेरे आ रहा है, आ रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे हमें एज लेनी है, प्रेजेंट एज। जब भी एज वाला क्वेश्चन होता है तो हमेशा हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी होती है। तो हम क्या लिख रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। कितना हो गया जी, x। इससे पहले वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, दो लोग होते थे हमारे पास, एक को लिखते थे x और दूसरे की एज मान लेते थे y। तो यहाँ पे जो रोहन की मदर है उनकी एज y मान ले, बोलो जल्दी से, क्या यस रोहन सर। y ले सकते हैं, देखो लेने को ले सकते हैं, या फिर तुम सीधा क्या करो, तुम क्या एज लेके चल सकते हो, उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता है। बच्चा देखो एग्जाम में ये पूछता है मुझसे एग्जाम से पहले कि सर ये बताओ कब पता चलेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स में पूरी इक्वेशन चलेगी, ठीक है। या फिर हमें कब पता चलेगा कि भाई ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। खुद तुम्हें पता चलेगा, बस तुम क्वेश्चन को ना करना स्टार्ट कर दो, उसकी लैंग्वेज समझते चलो। क्लियर है, तो तुमने कहा रोहन की एज तो एक्स है, किसी बच्चे ने ये मान लिख लिया, फिर एंड अभी लिखना मत ये, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बी वाई ईयर्स। क्या दे दिया, वाई ईयर्स। लेकिन देखो फर्स्ट लाइन में तुम पढ़ो, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, तो देखो अगर वो आज 26 साल बड़ी हैं तो वो कल भी 26 साल बड़ी रहेंगी। ठीक है, 10 साल बाद भी 26 साल बड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि रोहन की मदर की एज तो रुक जाए और सिर्फ रोहन ही बड़ा होता चला जाए, उनके बीच में गैप 10 साल का रह जाए, 5 साल का रह जाए, ये पॉसिबल थोड़ी है। तो वो जो एज है वो तो 26 ही चलता रहेगा। तो अगर हम सोचें तो देखो ये बोला है जो मदर की एज है ना वो कितनी है, एक्स तो रोहन की है उससे 26 ईयर्स ज्यादा है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो तुम्हें खुद पता चल गया, यहाँ पे वाई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है।
चलो जी, किसी बच्चे ने y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 26। सही है। और जहाँ पे तुम इक्वेशन में y आ रहा होगा तो तुम ये पुट करोगे तो खुद वहां से क्या है, y गायब हो जाएगा। किस में आ जाएगी पूरी इक्वेशन तुम्हारी, x में। तो इस तरीके से हमें खुद पता चल जाता है, टेंशन नहीं लेनी कि ये एक्स वाई में चलेगा या सिर्फ क्वेश्चन एक्स में होगा, तो तुम्हें लैंग्वेज से पता चलेगा। फिर क्या कह रहे हैं, इन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर इज, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इज, वाई में नहीं कर रहे हम, सीधा कर रहे हैं इज एक्स प्लस 26 ईयर्स। आगे पढ़ते हैं अब क्या हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी जो एज का प्रोडक्ट है, कब, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद जो इनकी एज का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो कितना होगा, 360 होगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रोहन्स एज विल बी, रोहन की क्या एज होगी, कितने साल बाद, 3 साल बाद। आज एक्स का है तो 3 साल बाद हो जाएगा एक्स प्लस 3। कितनी होगी आज उनकी एज, कितनी है, एक्स प्लस 26 है, और जी इसमें 3 साल और ऐड करोगे तुम। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बात लिखी है अगर उसको हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। बस, इससे आगे तुम खुद करोगे, मैंने यहीं तक छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर निकालना। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, उसको चेक करना। जैसे कि माइनस में आया तो सोच के बताओ वो सही होगा कि उसको रिजेक्ट कर देंगे। सर रिजेक्ट करेंगे। क्यों, सर एज माइनस में नहीं होगी ना। एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बस अगर फ्रैक्शन में आ जाए, जबकि आएगा नहीं, अगर आ जाए सपोज करो, तो सर सही होगी तब। सही होगी। फ्रैक्शन में हो सकती है, कैसे कि 1 एज ऐसे भी तो हो सकती है ना, जैसे तुम अपनी एज लो तो तुम बोल सकते हो कि 14.5 है, क्लियर है। या फिर तुम बोल सकते हो कि भाई 15 और आगे तुम कह सकते हो कि भाई 15 ईयर और 9 मंथ का हूं मैं। तो 9 मंथ को तुम अगर पूरा ईयर में कन्वर्ट करो तो तुम देखो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 15 प्लस 9 मंथ। अब इस 9 मंथ को तुम ईयर में लिख सकते हो इस तरीके से, 12 से डिवाइड करा के, यानी 3/4। तो ये किस में एज आ गई तुम्हारी, फ्रैक्शन में ही आ गई। तो फ्रैक्शन में आ सकती है, नेगेटिव नहीं आएगी। इसको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। पढ़ते हैं, देखो क्या है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर। कैसे, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। कोई स्पीड वही होगी उसकी। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। सही बात बोल रहे हैं। देखो वो ये कह रहे हैं कि जो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर वो कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मानो कोई ट्रेन है, सपोज करो उसकी स्पीड है कितनी, ऐसे मान लेते हैं कि भाई 70 है। तो अगर 70 से वो कह रहे हैं कि स्पीड को 8 कम कर दें, यानी कि 68 कर दें, तो वो ये कह रहा है कि जो टाइम पहले लग रहा था अब उससे टाइम ज्यादा हो जाएगा, कितना, 3 आवर्स। अगर कोई ट्रेन इसी डिस्टेंस को कवर करने में पहले 10 घंटे लगाती थी तो अब कितने लगाएगी, 13 आवर्स। ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे होता यही है इन वाले क्वेश्चन में, कई बार बोल देते हैं स्पीड कम हो गई, कई बार बोलते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो गई। और चेंज किस में आता रहता है, टाइम में। डिस्टेंस सेम रखते हैं, जर्नी तो वही है। ठीक है, एक स्टेशन से जो दूसरी सिटी तुम्हें जाना होगा वो उसको चेंज नहीं करते, किसको चेंज करते हैं, स्पीड को।
और जैसे ही स्पीड चेंज होगी, कम या ज्यादा होगी, तो टाइम पे भी फर्क आएगा। क्लियर है? इतना तुम समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एंड में निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको एक्स लेके चलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ let the speed of a train be सर एक बार और बता दो, वहाँ ट्रिक है आपकी। x किलोमीटर पर आवर। मैं बता रहा हूँ, रुक जा। मैं ये कह रहा हूँ, देख ध्यान से समझना। इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें एक डिस्टेंस दिया होता है कि ट्रेन है या फिर एरोप्लेन है, कुछ भी दे देंगे और बोलेंगे कि ये यहाँ से यहाँ पे जाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, मानो 200 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। इसको चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज करेंगे स्पीड को या फिर टाइम को। अब देखो स्पीड को अगर चेंज करते हैं ना, वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर स्पीड से जाता है वो एक्स है, ठीक है, और इस स्पीड को अब उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो न्यू स्पीड है तुम्हारी, चेंज स्पीड है, वो कितनी है, इससे 8 कम है, या फिर किसी क्वेश्चन में दे देंगे 5 ज्यादा है। तो देखो अगर स्पीड पे चेंज आया, तुम खुद सोचो, अगर ट्रेन तुम चला रहे हो और तुमने स्पीड ट्रेन की बढ़ा दी, ठीक है, इंक्रीज कर दी, तुमने कहा आज मैं चलाऊंगा, ठीक है, तेज चलाते हैं, तो क्या होगा, उससे तुम्हारा टाइम कम लगेगा। जो रोज ट्रेन को टाइम लगता था, उससे अब तुम्हारा टाइम घट जाएगा जर्नी का। और अगर स्पीड तुमने कम कर दी तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस ये बात मैंने तुम्हें समझाई थी। बोलो अगर अब भी कोई डाउट है तो। डिस्टेंस सेम रहता है क्वेश्चन में। तो हमने माना लेट द स्पीड ऑफ आ ट्रेन गया बी सर समझ। x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है, कितना है भाई इसमें, 480 किलोमीटर। तो ये हो गया 480 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 480 किलोमीटर। देखो कितना टाइम लगेगा अगर वो 480 किलोमीटर एक्स की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। सही बात है, क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो तुम कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रख दो, तुम्हें क्या पता चल जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस भी हमारे पास कितना, 480, और जी क्या भी है हमारे पास, टाइम भी है ना, सॉरी स्पीड भी है। स्पीड कितनी है, एक्स। तो अगर वो एक्स की स्पीड से चले तो उसे इतना टाइम लगेगा, 480 अपॉन एक्स। कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन एक्स। अब हम कह रहे हैं ऑन रिड्यूसिंग द स्पीड, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारी जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड लिख सकते हो या फिर तुम चेंज स्पीड लिख सकते हो या फिर रिड्यूस स्पीड लिख सकते हो। ये लिख लो कि जो घटी हुई स्पीड है, रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पहले x थी अब हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है इसमें उसे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस भी है, तो हम ये लिख रहे हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन विद रिड्यूस्ड स्पीड। तो खुद बताओ अगर स्पीड ये है तो अब कितना टाइम लगेगा। तो सेम चीज है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 480, और स्पीड कितनी है, x माइनस 8। जल्दी से स्टेप बताओ, बहुत जल्दी। ये टाइम कुछ रहा होगा अपने आप में 480 अपॉन एक्स, ठीक है। अभी तो तुम्हें बताया डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड को नीचे लिया और डिस्टेंस के, तो टाइम आ जाएगा। तो 480 अपॉन एक्स क्या है, कोई टाइम होगा। अब अगर हमने स्पीड चेंज कर दी तो ये टाइम भी अब कुछ अलग आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो कैसा आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नई स्पीड तो ये हमारी,
x माइनस 8। अब ये बताओ, मुझे खुद सोच के बताना, टाइम किस में ज्यादा लगा, इसमें ज्यादा लगेगा कि इसमें ज्यादा लगेगा? केस 1 सर केस 2? सेकंड के सेकंड ऊपर केस वाले में में सर। ज्यादा लगेगा, स्पीड कम है। सेकंड केस केस में 2 में। ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये बताओ, ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है, ये टाइम तुमने ही कहा ज्यादा है, तो तुम क्या लिखोगे देखो, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम स्पीड कम कर देते हो अपनी, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हें टाइम कितना ज्यादा लगेगा, 3। तुमने खुद बताया ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम क्या है, कम। उन्होंने कहा 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो भाई ये जो टाइम है 3 आवर्स ज्यादा ही तो होगा। तो मैं अगर इसमें से पहले वाला टाइम माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। क्या जाएगा, 3 आएगा। क्लियर है? यहां तक लिखो। एक नई मीटिंग मैं बना रहा हूं, उसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको लिख लो, फिर ये मैं हटा दूंगा, सिर्फ ये देखेंगे कैसे सोल्व होगा। किसी का डाउट है तो अभी पूछ लो जल्दी से, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर इसे हम 480 अपॉन x प्लस 3 भी तो लिख सकते थे। 480 अपॉन x एक्स प्लस प्लस 3, 3। ना ना ना, गलत हो जाता वो बेटा। एक्स क्या है, स्पीड है ना। स्पीड में तुम टाइम कैसे ऐड कर दोगे, ये बताओ। एक्स प्लस 3 तो हो ही नहीं सकता, यस सर। है ना, ऐसे नहीं होगा।